अब वीडियो प्रोडक्शन के टाइप्स और टर्मिनोलॉजी और समझ लो आप। कई सारी चीज़ें जैसे कॉपीराइट टर्मिनोलॉजी क्या होती है, हमें जो है इन जब भी हम ऑडियो वीडियो फुटेज यूज़ करते हैं हमें ये बहुत ध्यान रख के चलना है कि वो फुटेज पे किसी और का कॉपीराइट तो नहीं है, क्योंकि वीडियो मतलब विजुअली स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़, जब उसको एक्सपोर्ट कर देंगे ना तो वो वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाएगा और किसी ने बोला कि भाई इसमें मेरा वीडियो है, मैं उसके लिए आप पे केस करना चाहता हूँ, तो वो आप पे केस करने का पूरा दावा कर सकता है। ठीक है ना। तो हमें इसमें से ना कुछ स्पेसिफिक कॉपीराइट लॉस के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम जो है इन सारे कंटेंट को अपने एडिटिंग के अंदर यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट और कंटेंट यूज़ को लेकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको एक इन्फोग्राफिक में दिखा रखी हुई है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि पीपल जो ना कई तरह का कंटेंट मटेरियल जो ना वो शेयर करते हैं ऑनलाइन, जिसमें जर्नल होता है, ब्लॉग पोस्ट होता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल, बुक, इमेजेस, वीडियो, चार्ट, ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शेयर करते हैं। और हम लोग नॉर्मली अपनी एडिटिंग और वीडियो के लिए वो सारा कंटेंट डाउनलोड करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों के पीछे जो है कॉपीराइट लॉज होते हैं। अगर हमारा वीडियो कहीं बाहर गया तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड गया तो कई सारे प्लेटफॉर्म या तो उसको बैन कर दें, या जिन लोगों ने अपना कॉपीराइट कंटेंट देख लिया वो भी हम पर इस पर जो है केस कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के कॉपीराइट लॉज को समझना चाहिए और उनको हमें यूज़ करना चाहिए, या ये पता होना चाहिए कि हम कॉपीराइट लॉ में से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और कितना कितना कंटेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फील्ड के अंदर आईपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे इसमें कई तरह की चीज़ें इंक्लूड होती है जिसका नाम है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और इवन पेटेंट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिक, सैम्बल और डिज़ाइन। तो इन सब चीज़ों को जो ना हम कॉपीराइट करा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस पर फिर हमारा राइट रहता है या जो भी बंदा बना रहा है उसका राइट रहता है। इसके बाद आता है फेयर यूज़। फेयर यूज़ का मतलब ये होता है लिमिटेड यूज़ ऑफ द कॉपीराइट मटेरियल बेस्ड ऑन द पर्पस। किसी पर्पस के हिसाब से हम उसको लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन पर्पस के लिए अगर किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो फेयर यूज़ में आता है, बशर्ते हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा हम नेचर ऑफ वर्क, कैसा वो वर्क है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड द इफेक्ट अपॉन द वर्क वैल्यू, तो कब तक और कितना ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वर्क वैल्यू पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोग चाहते हैं कि उनका कंटेंट जो है वो शेयर हो, उनके नाम से शेयर हो, तो खूब ज़्यादा शेयर हो, तो वो बोलते हैं, परमिशन देते हैं कि आप उनके काम को खूब ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम को नहीं चाहते हैं कि उनका काम जो है उनके अलावा कोई और शेयर करे, क्योंकि उनकी खुद की एजेंसी होती है जहाँ तक वो उसको शेयर करना चाहते हैं, इसलिए फेयर यूज़ में आता है। अच्छा, कई लोग जो ना ऑनलाइन जो ना अपना कॉपीराइट कंटेंट रख देते हैं ताकि बाकी लोग उसको यूज़ कर सके, वो आता है अपना क्रिएटिव कॉमन के अंदर आता है। तो क्रिएटिव कॉमन इज़ अ मीडिया दैट द कॉपीराइट ओनर हैज़ पुट आउट फॉर अस टू यूज़। तो कॉपीराइट ओनर जो ना वो उसको खुद ही रख देते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। हालांकि वो भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। कई बार बोलते हैं हमारा नाम उसमें ऐड कर दो, कई बार होता है कि हमारी कंपनी का नाम ऐड कर दो। ठीक है ना। तो हम आपको देते हैं कि वो क्रिएटिव कॉमन की कैटेगरी में आ जाता है। सो दिस रिक्वायरमेंट विल वेरी बट कैन इन्वॉल्व गिविंग द कॉपीराइट होल्डर क्रेडिट। तो अलग अलग तरीके से चेंज होती रहती है रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर भी कॉपीराइट होल्डर को क्रेडिट इसमें देना चाहिए हमको। एक होता है इसमें वर्क फॉर हायर। वर्क फॉर हायर का मतलब ये होता है जब एम्प्लॉयर ने आपको हायर कर लिया और वो अपना इंटेलेक्चुअल कंटेंट या प्रॉपर्टी आपसे डेवलप करा रहा है, बना रहा है, तो सारे मटेरियल, सारे वर्क पर फिर उसी का अधिकार है, क्योंकि उसने आपको हायर किया बनाने के लिए। आप उसको कहीं और शेयर नहीं कर सकते। फिर आता है एक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक मेजर कॉपीराइट प्रोडक्शन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ओरिजिनलिटी, प्रीवियसली क्रिएटेड फर्स्ट वर्क, हर चीज़ जो है वो क्रिएशन के लिए ओरिजिनली स्टोर कर ली जाती है, उसका आप एक ज़रा सा ज़रा भी शेयर नहीं कर सकते, वो सब आ जाता है डेरिवेटिव के अंदर। तो ये होगा हमारे लिए कुछ कॉपीराइट कंटेंट और उनकी यूज़ होने के लिए टर्मिनोलॉजी जो कि हमें पता रहना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हम हमारे वीडियो में ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या क्या तरह का ऑडियो जो है वो हमें समझ में आना चाहिए और किस किस तरीके का ऑडियो साउंड होते हैं जो कि हमें यूज़ कर सकते हैं, और उनको कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट बेसिकली यूज़ होते हैं। हालांकि बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स हमको पता रहना चाहिए उसके बारे में। ठीक है ना। तो ऐसी कुछ एक इंटरेस्टिंग ऑडियो टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है एडिटिंग के टाइम हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होना चाहिए कि यार एटलीस्ट जो है इसके बारे में बात करी जा रही है और ये क्या होता है, आप उस समय कंफ्यूज ना रहो, इसलिए अभी से समझ लो। कभी कभी हम बोलेंगे चलो हम यहाँ पे एम्बियंट साउंड लगा देते हैं, तो अब एम्बियंट साउंड क्या होता है? एम्बियंट साउंड होता है एक एनवायरनमेंट का साउंड, आपके आसपास का साउंड, एक रूम का साउंड, उसको हम बोलते हैं एम्बियंट साउंड। अब रूम में कोई साउंड तो होता नहीं है, बट जैसे मान लो कुछ मशीन, ऑफिस रूम की हम बात करें तो फोटो कोई मशीन चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, लोग आपस में बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई बीप या बटन की आवाज़ आ रही है, तो उससे लगता है एक ऑफिस के रूम की हम बात कर रहे हैं।
क्लासरूम की अगर हम बात करें तो बच्चों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, बाहर से जो है विंडो के बाहर से चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, बच्चे कॉपी किताब निकाल रहे हैं, बैग रख रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, शूज़ की आवाज़ आ रही है। तो ये सब चीज़ें मिक्स होकर के एम्बियंट साउंड का काम करती हैं। ऐसे ही जैसे मान लो फ़ैन चल रहा हो तो वो एम्बियंट साउंड में आ जाता है ना। कहीं पर अगर विंड वगैरह चल रही हो तो वो एम्बियंट साउंड में आ जाता है। कहीं पे पानी बहने की आवाज़ आ रही है वो एम्बियंट साउंड में आ जाता है। तो ये सब नेचुरल साउंड होते हैं जिनको हम क्रिएट नहीं करते, लेकिन इससे एक एनवायरनमेंट का फील आता है कि भाई साहब यहाँ पर एक एम्बियंस है, एक एनवायरनमेंट है आसपास, तो उसे हम कहते हैं एक एम्बियंट साउंड। ऐसे ही एम्बियंट साउंड को कई बार लोग ना बैकग्राउंड या बैकग्राउंड साउंड भी बोलते हैं या बैकग्राउंड साउंड भी करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड साउंड नाम से कोई टर्म होती नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूर होता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है मतलब सिचुएशनल म्यूजिक होता है जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बैकग्राउंड में लगा दिया जाता है ताकि यूज़र का दिमाग और ज़्यादा जो है ना फोकस्ड रहे हमारे कंटेंट के ऊपर, इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो अगला क्या दिया, फोले साउंड। नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, फोले साउंड इफेक्ट। ये वो साउंड इफेक्ट होता है जो कि हम एडिटिंग के टाइम अलग अलग पोर्शन पे लगाते हैं ताकि हम स्टोरी को लोगों के दिलों में विजुलाइज करा सकें। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं कोई बंदा चल रहा है तो चलते चलते अगर उसके फुटस्टेप की आवाज़ रहेगी ना तो वो उस स्टोरी को और ज़्यादा डायनामिक और इम्पैक्टफुल बना देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये दिखा रहे हैं कि मतलब हम घूर के किस तरफ देख रहे हैं और वहाँ पे फुट स्टेप की आवाज़ आ रही है, मतलब कोई दूर से चलते हुआ आ रहा है बल्कि कैरेक्टर हम दिखाई नहीं रहे उसके अंदर, तो भी फुट स्टेप की आवाज़ हमारे लिए बहुत काम आती है। ठीक है ना। तो स्टोरी सुनाने के काम में आता है कई बार। जैसे मान लो कोई वॉक कर रहा है सीन के अंदर, या हॉर्स चल रहा है, या हमने मान लो फल फ्रूट काट रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है, या हम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है ना। तो ये सारे साउंड कहलाते हैं हमारे लिए फोले साउंड है। ठीक है। ये लाइव जब शूट कर रहे होते हैं उस समय रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब हम इसको एडिट टाइमलाइन पे लगा रहे होते हैं तो ये साउंड हमको अलग से चाहिए होता है, तो इसको हम फिर अलग से प्लेस करके लगा देते हैं। ठीक है ना। गाड़ियों का साउंड हो गया, हॉर्न का साउंड हो गया, तो ये सारे साउंड अलग से लगाए जाते हैं। इनको बोलते हैं फोले साउंड इफेक्ट। इसके बाद आ जाता है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, जब दो लोग या दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो उसको हम बोलते हैं डायलॉग। अगर एक बंदा ही आपस में बात कर रहा है स्क्रीन पे देख के उसको बोलते हैं मोनोलॉग। ठीक है ना। तो मोनोलॉग मतलब एक कैरेक्टर बात करेगा, और डायलॉग का मतलब होता है जब दो कैरेक्टर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एक के रिक्वेस्ट पे दूसरे का रिस्पॉन्ड होता है या एक के आर्ग्यूमेंट पे दूसरे का रिस्पॉन्स होता है, तो इसको हम डायलॉग बोलते हैं। वॉइस ओवर भी एक बड़ी अच्छी टर्म होती है, ये डायलॉग से हटकर होती है। वॉइस ओवर का मतलब ये होता है कि कोई एक नरेटर रहता है जो स्क्रीन के ऊपर आपको स्टोरी को समझाने के लिए कुछ बोल रहा है, या ऐसी चीज़ें जिससे हम कंटिन्यूटी बना सकते हैं स्टोरी के अंदर, या हम बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर। तो ये नरेटर होता है, ये स्क्रीन पर दिखता नहीं है कई बार और फिर बैकग्राउंड के अंदर वॉइस चलाता है, उसको हम वॉइस ओवर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये सारे अलग अलग तरीके के माइक चीज़ें हो गई। एक टर्म और होती है जहाँ पे लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं लिप सिंक। लिप सिंक का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम कोई डायलॉग है और उस डायलॉग को हम प्रॉपर चाहते हैं कि वो एकदम दिखना चाहिए कि वो कैरेक्टर ही बोल रहा है, अगर हमने बाद में भी रिकॉर्ड करा है तो उसके लिप्स के मूवमेंट के हिसाब से पूरा सिंक होना चाहिए बाकायदा। ऐसा नहीं हो लिप्स कहीं और चल रहे हो, सिंक प्रॉपर नहीं हो रहा हो। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जो मूवीज़ जो हैं इंग्लिश या साउथ इंडियन मूवीज़ जो कि हिंदी में डब करी जाती हैं, तो उनके लिप्स के मूवमेंट अलग होते हैं और कैरेक्टर का डायलॉग कुछ और होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में स्टोरी के अंदर डायलॉग बोले हुए हैं। अब जब हमने रिकॉर्ड करा है तो वो लिप सिंक नहीं हो पाते, उसको बोलते आउट ऑफ लिप सिंक, है ना। और कई बार सिंगर्स जो होते हैं तो गाने वाला कोई और होता है, अरिजीत सिंह गाना गा रहा होता है पर स्क्रीन के ऊपर हमें जो है मतलब शाहरुख खान दिख रहा होता है या कोई दूसरा एक्टर दिख रहा होता है ना। तो दूसरा एक्टर सिर्फ लिप सिंक करता है, लिप का मूवमेंट करता है गाने के हिसाब से, और पीछे अरिजीत सिंह जो है वो सॉन्ग गा रहा होता है। तो अरिजीत सिंह का ऑडियो जो है वो लगाया जाता है और गाना जो है वो हमारा हीरो को करते हुए दिख रहा होता है, क्योंकि वो लिप सिंक कर रहा होता है, लिप्स को गाने के साथ सिंक कर रहा होता है। ठीक है ना। तो ये भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि लिप सिंक भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। गॉट इट। अब इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अलग तरह के माइक होते हैं, तो यहाँ पर कुछ माइक मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, जैसे लेपल माइक। लेपल माइक बहुत ही स्मॉल जो है बॉडी माइक्रोफोन होता है और इसमें क्लिप लगा होता है, और उस क्लिप को क्या करते हैं लेपल के साथ में अटैच करते हैं, उसको टाई कर देते हैं अपने कॉलर के साथ में। ठीक है। ताकि उस वहाँ पर जो है मतलब अपने कॉलर के पास में माइक लगा हुआ मिल जाए और जिसको आप यूज़ कर सकते हो। शॉटगन माइक क्या होता है, शॉटगन माइक भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग माइक होता है जिसका बेसिकली इस्तेमाल ये होता है कि ये बूम पोल एक लकड़ी के ऊपर अटैच करा जाता है ताकि आप जो है एम्बियंस का साउंड ले सकते हो, या ऊपर टॉप से जो है जो भी इन्वायरमेंट का साउंड है, कैरेक्टर का साउंड है, वो एकदम क्लियर सुनाई देता है। इसको पोल पे क्यों बांधते हैं, ताकि इसको टॉप से ले जा करके बिल्कुल कैरेक्टर के ऊपर रखा जाता है ताकि कैमरे के फ्रेम के अंदर माइक ना आए। तो ऐसे में शॉटगन माइक का इस्तेमाल करा जाता है। एक होता है हैंड हैंडल माइक, इसको हम बोलते हैं ये हाथों के ज़रिए यूज़ करा जाता है, न्यूज़ के अंदर होता है।
और हमारे पास जो है हाथ के अंदर एक आपने देखा होगा अक्सर माइक रहता है, जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उसको हैंड हेल्ड माइक बोलते हैं। फिर एक वायरलेस होते हैं प्रोस, जिसका मतलब होता है इसको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जो है ना आप इसको बैटरीज के ज़रिए कर सकते हो और इसमें रिसीवर्स के थ्रू जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग ऑडियो माइक और सेटअप्स होते हैं। गॉट इट? मुझे लगता है यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑडियो की क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं।